पहला यूनिट स्टडी किया उसी में हमने सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशंस के बारे में भी डिस्कस किया, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी एटसेट्रा। अब उसी को आगे प्रोसीड करते हैं, सॉल्यूशन यूनिट में यूज करेंगे हम लोग। बड़ा हमारे सिलेबस में है बाइनरी सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और दूसरा। वैसे तो आप 3 कंपोनेंट या 4 कंपोनेंट का सॉल्यूशन भी बना सकते हैं। वाटर में आप शुगर और साल्ट दोनों ऐड कर सकते हैं, यू कॉल इट टर्नरी सॉल्यूशन। 4 कंपोनेंट हो जाए तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन। लेकिन हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन पर, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जिसमें 2 कंपोनेंट है। अगर आप वाटर में शुगर ऐड करते हैं, वाटर लिक्विड है और शुगर सॉलिड है, और जब दोनों मिक्स होकर सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट भी लिक्विड होती है, बोलो, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हम वाटर को सॉल्वेंट और शुगर को सॉल्यूट बोलेंगे। डेफिनेशन कहती है वो कंपोनेंट वाटर जिसकी फिजिकल स्टेट और सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट सेम हो, सॉल्यूशन भी लिक्विड और वाटर भी लिक्विड, तो सॉल्वेंट हो गया। और शुगर जिसकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट से डिफरेंट हो, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। मान लीजिए दोनों लिक्विड हैं, जैसे आपने वाटर में आपने अल्कोहल ऐड कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में जिसकी अमाउंट कम होगी वो सॉल्यूट, और जिसकी अमाउंट ज्यादा, बोलो, वो सॉल्वेंट, है ना। आपने कम अल्कोहल ज्यादा वाटर में ऐड कर दिया तो वाटर सॉल्वेंट, अल्कोहल सॉल्यूट। आपने ज्यादा अल्कोहल लिया और वाटर कम ले लिया तो वाटर सॉल्यूट और अल्कोहल सॉल्वेंट। और कहीं वाटर और अल्कोहल में दोनों की अमाउंट बराबर हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम नॉर्मली वाटर को ही सॉल्वेंट लेते हैं, बिकॉज वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। बोलो, बिकॉज वाटर इज अ। अब जो सॉल्यूशन है इसमें एक पॉइंट जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, लिखिए आप लोग अपनी कॉपी पर, डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सोडियम क्लोराइड जो है वो वाटर में कैसे डिसॉल्व होता है। डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, इसका मतलब कोई भी जो आयनिक सॉल्यूट है वो वाटर में डिसॉल्व कैसे होता है। क्या मतलब, बोर्ड पर देखिए आप लोग। बेटा सपोज ये सोडियम क्लोराइड सॉलिड है, मैं सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। इट इज एन आयनिक क्रिस्टल मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। सोडियम क्लोराइड एक सोडियम, बोलो, सोडियम आयन बच्चे, सराउंडेड बाय, अगर आपको याद है सॉलिड स्टेट, एक सोडियम आयन के आगे पीछे 6 क्लोराइड आयन होते हैं, 1 2 3 4, एक ऊपर और एक नीचे। उसी तरह क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय सोडियम आयन। आयनिक क्रिस्टल, क्यूबिक क्रिस्टल बनाता है सोडियम क्लोराइड। अच्छा बताओ, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन? बड़ा एक फोर्स है, जब ये अट्रैक्ट करते हैं आयंस अट्रैक्ट करते हैं, बाइंड करते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं, ये कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं, जिसे आप बोलते हैं लैटिस एनर्जी। बोलो, क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। जब आयंस आपस में अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आपस में अट्रैक्ट करते हैं, बाइंड करते हैं, जुड़ जाते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं, वो कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? और अगर आपको आयंस को सेपरेट करना है तो आपको कम से कम लैटिस एनर्जी सप्लाई करनी है। बॉन्ड तोड़ना है ना, जब तक आप लैटिस एनर्जी सप्लाई नहीं करेंगे आयन सेपरेट नहीं होंगे, ठीक है ना। लिखो अपनी कॉपी पर, लैटिस एनर्जी, इट इज द मिनिमम एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय 1 मोल क्रिस्टल टू सेपरेट इनटू इट्स आयंस। बड़ी आसान सी डेफिनेशंस लिखवाता हूं मैं, पढ़ो क्या लिखा आपने। लैटिस एनर्जी, इट इज द मिनिमम एनर्जी, आगे इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट, है ना। आयंस को सेपरेट करना है, उनके बीच के बॉन्ड को तोड़ देना, सारे आयंस अलग अलग कर देने हैं। आयंस को एक फोर्स बाइंड कर रही है, लैटिस एनर्जी बाइंड कर रही है, इनके बीच की जो अट्रैक्शन है जिसकी वजह से बाइंडेड है ये,
तो जब तक हम बाहर से लैटिस एनर्जी सप्लाई नहीं करेंगे आयन सेपरेट नहीं होंगे। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूं, इस साल्ट को एक बीकर में ऐड कर देता हूं और बच्चे बीकर में मैं वाटर ऐड कर देता हूं। मैंने बीकर में वाटर ऐड कर दिया। आप जानते हैं जैसे हम वाटर ऐड करते हैं ये आयन सेपरेट हो जाते हैं। बोलिए, आयन सेपरेट हो जाते हैं। ये आयन कैसे सेपरेट हो गए? आयंस को तो बड़ी स्ट्रांग फोर्स थी जो बाइंड करके रख रही थी। तो देखिए यहां पर ये मेरे पास एक पॉजिटिव आयन है और ये मेरे पास एक नेगेटिव आयन है। आप देखना एक्स, ये नेगेटिव आयन और ये क्या, ये आपने बताना ये जो वाटर है क्या इसके ऊपर भी चार्ज होता है? डाइपोल मूवमेंट होती है ना? वाटर हैज रीजनेबली हाई डाइपोल मूवमेंट। वाटर इज ए डाइपोल मॉलिक्यूल। वाटर का डाइपोल मूवमेंट 1.84 डेबे होता है। वाटर में नेगेटिव एंड्स भी होते हैं, वाटर में पॉजिटिव एंड्स भी होते हैं। बताओ इस सोडियम आयन पे कौन सा चार्ज और ऑक्सीजन पे? बताओ ऑक्सीजन और सोडियम में अट्रैक्शन होगी तो क्या होगा? ये जो वाटर है ये सोडियम आयन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। जो मैं बोर्ड पर ड्रॉ कर रहा हूं कुछ समझ आया आपको? सोडियम आयन के आगे पीछे किसके मॉलिक्यूल आकर चिपक गए? देखो जैसे आप अपना हाथ पानी में डालते हो, बाहर निकालते हो तो हाथ गीला हो गया होता है। वाटर मॉलिक्यूल आपके हाथ के ऊपर स्टिक कर गए होते हैं। ये ऊपर स्किन है, प्रोटीन है, प्रोटीन में सी अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स में अमाइनो और एसिड ग्रुप CONH, CO और NH दोनों ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। CO ग्रुप भी और NH ग्रुप भी क्या बनाता है? और वाटर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो स्किन में जो अमाइनो एसिड्स में CO और NH ग्रुप है, एमाइड ग्रुप्स है, वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए स्किन के ऊपर वाटर चिपक जाता है, हाथ गीला हो जाता है। उसी तरह ये जो पॉजिटिव आयन है ना, ये वाटर के साथ गीला हो गया, वाटर इसके ऊपर जाकर चिपक गया, स्टिक कर गया, वेट हो गया। इसके लिए प्रॉपर वर्ड है हाइड्रेशन। गीले होने को क्या बोलते हैं? अच्छा, वाटर के साथ गीले होने को हाइड्रेशन बोलते हैं। अगर आप किसी और सॉल्वेंट के साथ गीले होते हैं उसे सॉल्वेशन बोलते हैं। बेटा अगर आप अपना हाथ पेट्रोल में डाल दे या केरोसिन ऑयल में डाल दे तो भी तो हाथ ऑयल से गीला हो जाता है, तब आप उसको सॉल्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट के साथ सॉल्वेशन, जनरल टर्म। वाटर के साथ जब हम आयनिक साल्ट को वाटर में डालते हैं तो आयन और वाटर में इंटरेक्शन होती है, आयन का हाइड्रेशन हो जाता है। उसी तरह बताओ इस आयन पे कौन सा चार्ज और हाइड्रोजन पे? तो ये अब हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, वाटर के हाइड्रोजन एटम्स को अट्रैक्ट करेगा ये, और इस तरह से ये भी गीला हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव बोलो, इस तरह से दोनों आयन्स गीले हो गए, वेट हो गए, हाइड्रेशन हो गई, अट्रैक्शन हुई वाटर और उनके बीच में। बोलो बच्चे कुछ एनर्जी रिलीज हुई, यस और नो? जब भी अट्रैक्शन होती है सम एनर्जीज, इसे आप बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा? ये जो एनर्जी रिलीज होती है हाइड्रेशन एनर्जी, इनके बीच में जो लैटिस बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ देती है, लैटिस एनर्जी को कंपनसेट करती है। देखो मेरी तरफ, मान लो इनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए लैटिस एनर्जी, वो चाहिए +10। बताओ प्लस क्यों? एब्जॉर्ब होगी। आयन को सेपरेट करना है तो एनर्जी, और आयन जब वाटर से इंटरेक्ट करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी -15 रिलीज होगी। बोलो माइनस क्यों? अब बताओ जब मैं सोडियम क्लोराइड को वाटर में ऐड करूंगा नेट कितनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी? वो जो एक्स्ट्रा 10 यूनिट एनर्जी वो कहां चली गई? वो जो 10 यूनिट एनर्जी वो कहां चलेगी? बोलो, वो इनके बीच में जो लैटिस बॉन्ड्स है उनको तोड़ने में यूज हो गई, और जैसे बॉन्ड टूटे आयन सेपरेट हो गए और सोडियम क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व हो गया। एक आयनिक सब्सटेंस वाटर में कैसे डिसॉल्व होता है, बात समझ आई आपको? आयनिक सब्सटेंस को बाइंड करके रखती है लैटिस एनर्जी। आप जब तक लैटिस एनर्जी सप्लाई नहीं करेंगे आयन सेपरेट, जैसे हम वाटर ऐड करते हैं आयन और वाटर के मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रेट हो जाते हैं। उस प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। वो हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी को कंपनसेट करती है, और उसके कंपनसेट करने की वजह से आयनिक सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। इधर देखो, मान लो हाइड्रेशन एनर्जी अगर मान लो 2 यूनिट हुई और लैटिस 10 यूनिट, अब बोलो क्या होगा? मतलब ऐसा साल्ट जिसमें हाइड्रेशन एनर्जी बहुत कम है, बताओ ये साल्ट पानी में डिसॉल्व होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेपरेट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए?
10 यूनिट और रिलीज कितनी हो रही है, तो ये साल्ट पानी में डिसॉल्व। अच्छा अगर मान लो ये +10 है और ये -10 है तो हो जाएगा, और इस केस में टोटल हीट कितनी रिलीज होगी, 0 होगी, समझ गए। अच्छा अगर ये 10 है और ये -9 है, अब बोलो बेटा, अगर डिफरेंस बहुत कम हो, बहुत कम, जैसे यहां बहुत कम है, तो ऐसी सिचुएशन में डिसॉल्व हो जाता है। बताओ कितनी एनर्जी एक्स्ट्रा चाहिए डिसॉल्व करने के लिए, आप बोलो इतनी सारी, थोड़ी सी एनर्जी एयर से भी मिल जाती है। एक यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स, वहां पे एक फैक्टर पड़ता है एंट्रोपी। बताओ ये साल्ट, सॉलिड साल्ट पानी में जब डिसॉल्व होता है, आयन सेपरेट होते हैं, बताओ डिसऑर्डर एंट्रोपी बढ़ती है या कम होती है, तो बेटा वो भी तो एक फेवरेबल फैक्टर है। क्या है, देखो अगर इन दोनों में डिफरेंस, अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से बहुत थोड़ी सी कम है, ऐसी सिचुएशन में भी साल्ट पानी में डिसॉल्व, क्योंकि उस सिचुएशन में जो एंट्रोपी फैक्टर है, एंट्रोपी डिसऑर्डर वाला फैक्टर, वो इसको डिसॉल्व करने में हेल्प कर लेता है। लेकिन अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा हो तो ये डिसॉल्व नहीं, जैसे ये +10 और ये मैंने -2 लिखा था, तो डिसॉल्व नहीं होता। बड़े सारे कैल्शियम फ्लोराइड आयनिक साल्ट, आपने पढ़ा था आयनिक साल्ट पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, पढ़ा था ना। आज मैं आपको बता रहा हूं कुछ ऐसे आयनिक साल्ट है जो पानी में डिसॉल्व, आपसे पूछा जाए बताओ क्यों, क्योंकि उनकी हाइड्रेशन एनर्जी कम है और लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो हाइड्रेशन एनर्जी उनकी लैटिस एनर्जी को कंपनसेट नहीं कर पाती। लिखो अपनी कॉपी पर, हाइड्रेशन एनर्जी, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल आयंस गेट्स हाइड्रेटेड विद वाटर। ठीक है ना, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल आयंस गेट्स हाइड्रेटेड विद वाटर। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, इन केस ऑफ आयनिक साल्ट दिस हाइड्रेशन एनर्जी compensates the lattice energy, thereby dissolving the salt in water। ठीक है, उसके बाद आपने ये फार्मूला लिखना है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, डेल्टा एच सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन बनेगा कितनी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी, लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी। ये अभी बताया मैंने, एक की वैल्यू पॉजिटिव में होगी, एक की वैल्यू नेगेटिव में होगी। ठीक है ना, लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी, that gives you enthalpy of solution। next line में लिखिए, if hydration energy is equal to lattice energy, again the salt is soluble in water, and if hydration energy is much less than lattice energy, salt is insoluble in water। और 4th point लिख लो, if hydration energy is slightly less than lattice energy, even then the salt will be soluble in water due to increase in entropy during solution formation। तो ये ब्रीफ और इंपॉर्टेंट डिस्कशन याद रखिएगा। एक आयनिक साल्ट वाटर में डिसॉल्व क्यों होता है, क्योंकि जब हम आयनिक साल्ट को वाटर में ऐड करते हैं तो साल्ट वाटर के साथ इंटरेक्ट करके एनर्जी रिलीज करता है, जिसे आप हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। वो हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी को कंपनसेट करता है, जिसकी वजह से साल्ट वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। बड़े सारे फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, बोलो एफ फ्लोरीन फ्लोराइड आयन जो है उसका साइज छोटा है, बोलो साइज छोटा ना, तो छोटा साइज तो उसकी अट्रैक्शन ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस यहां पे साइज है, साइज जितना छोटा होता है ना, आयंस उतनी जोर से अट्रैक्ट करते हैं, उनकी लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होती है, तो फ्लोराइड्स की लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है। तो बड़े सारे फ्लोराइड पानी में डिसॉल्व नहीं होते, इवन व्हेन दे आर आयनिक दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज देयर लैटिस एनर्जी इज वेरी हाई। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, ये जो वर्ड कॉलीगेटिव है ना, ये निकाला गया कलेक्शन से, कलेक्टिव, कलेक्टिव, कलेक्शन, नंबर, कलेक्शन, नंबर। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज लिखिए पॉइंट्स की फॉर्म में। नंबर 1, they are the properties of dilute solution which are directly proportional to the concentration of solute inside solution। मैंने एक नया वर्ड ऐड किया जो जनरली बुक्स में नहीं होता, वो है इनसाइड सॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए सेकंड पॉइंट लिखिए, they are the properties of dilute solution। थर्ड पॉइंट, when solvent is volatile and solute is non volatile। फोर्थ पॉइंट लिखिए, when solvent obey Raoult's law and solute neither dissociates nor associates।
तो बच्चे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रिजल्ट तब सही आता है अगर सल्यूट, मेरी तरफ देखो और याद करो, सल्यूट पानी के अंदर सॉल्यूशन के अंदर जाकर ना डिसोशिएट करे ना। क्या आपको याद है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लास्ट में आप पढ़ते हो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वहां बोलते हो डिसोसिएशन एंड, जब डिसोसिएशन एसोसिएशन होती है तो एबनॉर्मलिटी आ जाती है ना। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ट्रूली कब अप्लाई होंगी? व्हेन सॉल्वेंट ओबे रॉल्स लॉ एंड सॉल्यूट नाइदर डिसोशिएट्स, है ना। सॉल्यूट पार्टिकल्स का नंबर वाटर के अंदर सॉल्यूशन के अंदर सेम रहता है, सॉल्यूट ना तो डिसोशिएट करता है ना, उस केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अप्लाई करती है, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में दोबारा ऐसे लिख लो, मैथमेटिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इनसाइड सॉल्यूशन। नेक्स्ट लाइन में लिखो, these properties are independent of the nature of non-volatile solute। बच्चे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यस कौन सा सल्यूट है उस पर डिपेंड नहीं करती। हाँ नहीं, नॉन वोलाटाइल एक बार बोल दिया हमने, उसके बाद कौन सा सल्यूट है। हाँ नॉन वोलाटाइल होना चाहिए, ये तो पहली कंडीशन है ना। नॉन वोलाटाइल सल्यूट तो हजारों होते हैं बच्चे, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, यूरिया है, सल्फर है, हजारों है नॉन वोलाटाइल है। अब कौन सा नॉन वोलाटाइल ऐड कर रहे हैं उसे फर्क नहीं पड़ता, कितना ऐड कर रहे हैं उसे फर्क पड़ता है। अमाउंट पे डिपेंड करती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। ये कंडीशन पहली है कि सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप ग्लूकोज डालेंगे या यूरिया डालेंगे, नंबर उनका सेम होगा, कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम आएगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सल्यूट, नॉन वोलाटाइल सल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती, उसके नंबर पर डिपेंड करती, कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। आगे पढ़ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट, पानी के अंदर जाकर, सॉल्यूशन के अंदर जाकर कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बताओ। डिसोसिएशन एसोसिएशन सॉल्यूशन से बाहर होती है या सॉल्यूशन के अंदर होती है? इसलिए मैंने कहा इनसाइड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जाकर अगर डिसोसिएशन हो जाए या एसोसिएशन हो जाए उसको भी हम काउंट कर ले। प्लीज दोबारा बोलो, कौन सी प्रॉपर्टी? दे आर प्रोपोर्शनल टू, यही बोलो, ये वो प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करे? कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट। अब कौन सी कॉन्सेंट्रेशन? हमने तो बड़ी सारी पढ़ी थी, हमने तो मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, आप कोई भी लिख सकते हैं, लिखना नहीं अभी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, प्रोपोर्शनल टू नॉर्मेलिटी, प्रोपोर्शनल टू फॉर्मेलिटी, प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ये क्या लिखा मैंने? फॉर्मेलिटी बच्चे मोलैरिटी होती है, आयनिक साल्ट में हम मोलैरिटी को फॉर्मेलिटी बोल देते हैं। बोलो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रोपोर्शनल टू, ये बोलो कॉन्सेंट्रेशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रोपोर्शनल टू, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रोपोर्शनल टू, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रोपोर्शनल टू, आप कुछ भी लिखिए सब करेक्ट है। कॉन्सेंट्रेशन जिस मर्जी फॉर्म से रिप्रेजेंट करिए, आप ये कहेंगे, ये कहेंगे, ये कहेंगे, ये कहेंगे, सब करेक्ट है। लेकिन पहली तीन टर्म जो है ना हम अवॉइड करते हैं। मैंने ये नहीं कहा पहली तीन टर्म्स गलत है, मैंने कहा पहली तीन टर्म्स हम, बिकॉज दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। करो रिपीट, बोलो बिकॉज दे आर, है ना। नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, नंबर ऑफ फार्मूला वेट पर लीटर। पहली तीन टर्म किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। और इंडिया और यूएसए का टेम्परेचर क्या सेम होगा, डिफरेंट होगा? तो अगर हम इन टर्म को यूज करेंगे तो रिजल्ट इंडिया में कुछ आएंगे, यूएसए में कुछ आएंगे, समझ गए या नहीं? और रिजल्ट तो डिफरेंट नहीं होने चाहिए। तो इसलिए मैंने ये कहा ये तीन टर्म गलत नहीं है, लेकिन हम प्रेफर नहीं करते, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम क्या बोलेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलो इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, ये करेक्ट है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। बेटा ये दोनों टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है ना। और अगर आपको याद है बुक में लिखा होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ये लिखा होता ना, है ना। लेकिन मैं कहूंगा कोई भी टर्म यूज करिए, अगर आपने ये टर्म यूज करनी है ये भी कर सकते हैं, लेकिन आगे लिख सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। बट मोर एप्रोप्रिएटली बुक में लिखा होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। चलिए ये तो मैंने बुक के साथ रिलेट किया, लेकिन मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करूंगा इस डिस्कशन को ताकि और पॉइंट क्लियर हो जाए बिना लिखे हुए। देखो इधर एक बार दोबारा बच्चे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यहीं पे पॉइंट क्लियर करना मुझे, इज प्रोपोर्शनल, ये बोलो मेरी तरफ देखना, मेरी तरफ, कॉन्सेंट्रेशन
अमाउंट, एक और वर्ड यूज कर रहा हूं, नंबर। नंबर कितना है, कंसंट्रेशन कितनी है, अमाउंट कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, रादर पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। जैसे बोर्ड पर देखो, ये 2 बीकर है बेटा, इसमें भी 1 लीटर वाटर, इसमें भी 1 लीटर वाटर। इसमें मैंने ऐड किया 10 ग्राम शुगर, इसमें ऐड कर दिया 20 ग्राम शुगर। 20 ग्राम शुगर या 10 ग्राम शुगर। क्या आपको डॉट्स की हेल्प से पता चल रहा है कहां शुगर ज्यादा, फर्स्ट में या सेकंड में, है ना, डॉट्स। बताओ ये जो डॉट्स हैं, डॉट्स, इसका नंबर नहीं बोल रहा, इसकी डेंसिटी कहां ज्यादा है, फर्स्ट में सेकंड में, है ना। मैं वर्ड यूज करूंगा डेंसिटी, नंबर डेंसिटी। अच्छा बोलो डेंसिटी क्या होता है, नंबर डेंसिटी हो गया नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। बोलो नंबर ऑफ मोल्स, है ना। सो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम सेकंड में ज्यादा ना, नंबर डेंसिटी ज्यादा ना सेकंड में, तो सेकंड की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, फर्स्ट की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी। सेकंड की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, फर्स्ट की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी। दिमाग में पिक्चर बना लो जहां पे नंबर डेंसिटी, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी ज्यादा होगी, वहां कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। वो प्रॉपर्टी जो नंबर डेंसिटी पे डिपेंड करे। सेम वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम इधर, इतना वॉल्यूम इधर, सेम वॉल्यूम में ज्यादा पार्टिकल जहां पर होंगे, नॉन वोलाटाइल पार्टिकल ज्यादा होंगे, उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। तो मैंने एक नया वर्ड आपके लिए बना दिया, नंबर डेंसिटी, ए प्रॉपर्टी विच इज प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी, विच इज प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी ऑफ सैल्यूट पार्टिकल इनसाइड सॉल्यूशन। वो प्रॉपर्टी जो नंबर डेंसिटी पर डिपेंड करेगी। और बच्चे अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट ले लूं तो मैं सीधा लिख देता हूं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सैल्यूट पार्टिकल इनसाइड सॉल्यूशन। बेटा ये लास्ट मैंने ये लिखा नहीं जाता, जस्ट आपको क्लियर करने के लिए आप सेम वॉल्यूम कर दिया। अगर मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया तो फिर वो नंबर पे डिपेंड करेगा ना, वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ नंबर पे डिपेंड करेगी। याद रखना, बस नंबर अपने दिमाग में डाल लेना। ये ऐसी डेफिनेशन है जिससे सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएंगे। वो प्रॉपर्टी जो नंबर पे डिपेंड करती है, सैल्यूट के नंबर पर, when the quantity of solvent is constant, वो प्रॉपर्टी जो नंबर पे डिपेंड करती है, दैट इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और लास्ट में क्या लिखा आगे, ये क्या, इनसाइड सॉल्यूशन। बेटा ये वर्ड लिखने से ना डिसोसिएशन और एसोसिएशन दोनों आ जाएंगे बीच में, आगे चल के और एक्सप्लेन करूंगा। याद रखिएगा, वो प्रॉपर्टी जो नंबर पे डिपेंड करती है, सैल्यूट का नंबर ज्यादा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा है, सैल्यूट का नंबर कम है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम है। लिखो नेक्स्ट लाइन में, देयर आर ओनली 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नंबर 1 लिखिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नंबर 2 लिखो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड लिखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नंबर 4 इज ऑस्मोटिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? एलिवेशन। फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट इज वेपर प्रेशर इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट इज अ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ। बात समझ गया ना, बस यही 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, और कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं। वी हैव ओनली 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और वो कौन है मैंने लिखवा दिया आपको। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। इधर देखो बेटा, बोर्ड पर देखना और लिखना नहीं आप जरा। बेटा ये बीकर है और इस बीकर में वाटर है, क्या ये बोलो ना, बीकर में क्या ऐड किया मैंने? अच्छा, ये जो सरफेस है यहां पर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, बोलो ये मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं? वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस। बताओ ये जो सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये इवेपोरेट करते हैं, वोलाटाइल है वाटर, ये इवेपोरेट करते हैं। एरो का मतलब दे हैव टेंडेंसी टू इवेपोरेट। बताओ इवेपोरेशन हमेशा सरफेस पर होती है? इवेपोरेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस ऑन द, ये जो बल्क में अंदर मॉलिक्यूल है ये इवेपोरेट नहीं करते, इवेपोरेशन सरफेस से होती है। अब ये जो वेपर्स हैं ये बाहर निकल जाते हैं, यहां पे आ जाते हैं,
जो इवेपोरेट कर रहे हैं। और बेटा ये जो वेपर्स हैं, ये वेपर्स जितना प्रेशर क्रिएट करते हैं इसे आप बोलते हैं वेपर प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, आगे होता है एट बॉइलिंग पॉइंट जनरली, ठीक है ना, पर इतना ही रखते हैं। ये जो वेपर्स हैं ये जितना प्रेशर क्रिएट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, ध्यान से। अब मैंने क्या किया, इसमें ना 10 ग्राम शुगर डाल दिया। बताओ शुगर वोलाटाइल या नॉन वोलाटाइल? हाँ बच्चे, मैंने कितना शुगर ऐड कर दिया बोलो? हाँ देखना बोर्ड पर, ये शुगर मॉलिक्यूल इसके बीच में डिसॉल्व हो गए। हाँ देखा आपने शुगर मॉलिक्यूल? बताओ ये जो वाटर है ये साल्टिश हो जाएगा या स्वीटिश हो जाएगा? स्वीट हो जाएगा ये, है ना। इधर देखो, बताओ ये जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर भी कुछ शुगर मॉलिक्यूल होंगे? बोलो, आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन अगर आप अपनी फिंगर के साथ ऊपर से टच करेंगे और चखेंगे, टेस्ट करेंगे तो स्वीट दिखेगा आपको, मिलेगा आपको, है ना। वाटर में बोलो मैंने क्या ऐड किया, 10 ग्राम शुगर। शुगर इसके सरफेस पर आ गया। बताओ शुगर वोलाटाइल है या नॉन वोलाटाइल? बताओ ये जो शुगर का मॉलिक्यूल है ये इवेपोरेट करेगा। अब आप सोच के बताना, इसका इवेपोरेटिंग सरफेस बढ़ गया कम हो गया? अब इसके वेपर्स कम निकलेंगे ज्यादा निकलेंगे? कम निकलेंगे। इसका वेपर प्रेशर पहले से, इसका मतलब नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर। अगर मैं आपसे बोलूं क्यों, एक्सप्लेन कर लोगे? अगर हम किसी वोलाटाइल लिक्विड में नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड करते हैं तो उसका इवेपोरेटिंग सरफेस एरिया कम हो जाता है, वेपर्स कम निकलते हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है, इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है ना। अब मैं ऐसा करता हूं, 10 ग्राम की जगह ना 20 ग्राम शुगर ऐड करता हूं। बताओ शुगर की अमाउंट पहले से डबल होगी। ये जो सरफेस पर शुगर मॉलिक्यूल है, बताओ उनकी अमाउंट भी डबल हो जाएगी। बोलो, अब बताओ इवेपोरेटिंग सरफेस एरिया बढ़ जाएगा या और कम हो जाएगा? तो वेपर प्रेशर, क्या मैं कंक्लूड करूं वेपर प्रेशर कितना कम हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है सल्यूट की अमाउंट पर। जब आपने कम सल्यूट ऐड किया था तो वेपर प्रेशर में डिक्रीज कम था, डिक्रीज। जब आपने ज्यादा सल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर में डिक्रीज ज्यादा हो गया। बोलो, तो क्या कंक्लूड करूं, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन। आपने जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन ऐड की वेपर प्रेशर में डिक्रीज उसी के प्रोपोर्शनल हो रहा है, समझ गए ना नहीं। और मैथमेटिकली देखा गया डिक्रीज इन वेपर प्रेशर को अगर आप प्योर वेपर प्रेशर से डिवाइड करो, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर को अगर आप, ये डिक्रीज इन वेपर प्रेशर अपॉन प्योर वेपर प्रेशर, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? दिस इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ये रॉड्स लॉ की भी स्टेटमेंट है। क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? कुछ बात हल्की सी समझ आई आपको? क्या होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? जो किस पे डिपेंड करे? कॉन्सेंट्रेशन पे। किस पे बच्चे? ये बोलो, नंबर पे। नंबर आगे जो नंबर पे डिपेंड करे। चलिए मैं आपको एक और लाइव एग्जांपल देता हूं, प्लीज प्लीज दिमाग में बिठा लेना। वो प्रॉपर्टी जो नंबर पे डिपेंड करे, नंबर ज्यादा, सैल्यूट का नंबर ज्यादा, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलिए बताइए मुझे बेटा, ये एक्सपीरियंस सबका होगा घर में। हम घर में दूध को जब भी मार्केट से लाते हैं, मिल्क को, हम उसको बॉयल करते हैं, है ना, बॉयल करते हैं ना दूध को। अब बताओ मुझे, क्या है, एक कंटेनर में पानी है, एक में मिल्क है, मैं दोनों को गर्म करता हूं। बताओ पहले कौन बॉयल करता है, वाटर या मिल्क? पता नहीं, वाटर पहले बॉयल करता है, मिल्क थोड़ा देर से बॉयल करता है। बेटा आजकल का जो मिल्क है वो तो वाटर ही होता है। अब सोच के बताओ फिर वो देर से क्यों बॉयल करता है? क्योंकि उसमें थोड़ा सा फैट होता है। फैट होता ना, है ना, उसमें फैट नॉन वोलाटाइल है, मतलब वो बेसिकली वाटर है और उसमें कुछ फैट है। और फैट क्या, वोलाटाइल या नॉन वोलाटाइल? इसका मतलब फैट डालने से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। दूध का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ना, देर से बॉईल कर रहा है, और मिल्क जल्दी बॉईल कर रहा है। तो इसे प्रूव हुआ कि वाटर में अगर आप फैट नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड करते हैं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। चलो और थोड़ा सा और चलते हैं। मान लीजिए मार्केट से हमने ना दो तरह का मिल्क, दूध का सैंपल लिया। एक लिया हमने वेंडर से, जैसे आजकल हलवाई की दुकान पे मिलता दूध, तो आपने दुकान से ले लिया दूध। दूसरा आपने क्या किया, आप ही के आसपास ना एक डेयरी है जो बिल्कुल फ्रेश दूध निकाल रहा है, पानी मिक्स करने का उसको चांस ही नहीं मिला, तो आपने वहां से दूध लिया।
बताओ दोनों में से कौन सा मिल्क है जिसमें फैट की क्वांटिटी ज्यादा होगी? ओके, अब मैं दोनों को बॉईल करता हूं, एक वेंडर हलवाई की दुकान से, एक डेयरी वाला मिल्क। कौन सा मिल्क जल्दी बॉईल करेगा, वेंडर वाला या डेयरी वाला? बताओ डेयरी वाला मिल्क थोड़ी देर से, ज्यादा देर से क्यों बॉईल करेगा? फैट की क्वांटिटी ज्यादा है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है, नॉन वोलाटाइल फैट, और फैट की क्वांटिटी जितनी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ गया। बोलिए, है ना? फैट की क्वांटिटी कम थी तो बॉइलिंग पॉइंट कम रेज हुआ, और वो मिल्क, डेयरी का मिल्क जिसमें फैट की क्वांटिटी ज्यादा थी, उसका बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ गया, और देर से बॉइल हुआ। तो क्या इसे प्रूफ हुआ या नहीं कि सल्यूट की क्वांटिटी जितनी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज उतना ज्यादा, सल्यूट की क्वांटिटी जितनी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज, तो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वो कॉन्सेंट्रेशन पे, अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, आपने कितनी अमाउंट ऐड की है, वो सल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, सल्यूट की, नॉन वोलाटाइल सल्यूट की अमाउंट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना? लेकिन फिर भी आपने इस वर्ड को अपने दिमाग में बिठा लेना। बोलो क्या? नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल।